इससे कोई मतलब नहीं। कई बार ऐसा केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कि ऑर्डर 711 में प्ली लिया डिफेंडेंट ने, तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि पहले आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कीजिए और उसके बाद पिटीशन फाइल कीजिए, तब इस पर सुनिए। दिस ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। हिलसा से कोई है यहाँ पर? हिलसा में आप हैं? क्या नाम है? जयश्री। आप अररिया में थे? कटिहार में? अच्छा, हाँ, आप हिलसा आ गए, बहुत दूर से नजदीक आ गए। ठीक है। तो हिलसा का एक केस था, इसीलिए हमको याद पड़ गया। उसमें प्लेंट फाइल हुआ, तो एक्चुअली जो प्लेंटिफ था, इलस्ट्रेशन से आप लोग आसानी से समझिएगा। एक्सटेम्पोर अगर लेक्चर दे देंगे तो आप लोग को डिफिकल्टी होगी, चूंकि अभी एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपोजर नहीं है केस कंडक्ट करने का। तो एक पार्टी था, वो हमारा क्लाइंट का जो अपोनेंट था, वो पार्टीशन सूट लड़ा 30 साल तक, अप टू हाई कोर्ट वो हार गया, डिग्री हो गई, फाइनल डिग्री हो गई, फाइनल डिग्री का अपील सब हाई कोर्ट से डिसमिस हो गया और डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी हो गया, हमारा क्लाइंट पोजेशन में भी आ गया। उसके बाद किसी एक प्लॉट के लिए फिर उसने नया डिस्प्यूट, कोई कॉस्टली लैंड था रोड के किनारे मार्केट का, उसके लिए वो डिस्प्यूट शुरू किया। तो मेरा क्लाइंट काफ़ी ओल्ड हो चुका था, तो चूंकि पुराना क्लाइंट था इसलिए मेरे पास चला आया डायरेक्ट हाई कोर्ट। हिलसा कोर्ट में किसी वकील से कंसल्ट नहीं किया, न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बिहार से में किया, मेरे पास चला आया। तो हमने उसको सजेस्ट किया कि तुम ऑर्डर 711 में एक एप्लीकेशन लगा दो और वहाँ वकील साहब को बता दो, और नहीं तो हम फ़ोन से समझा देंगे। वो एक्चुअली उसने फाइल किया, लेकिन वहाँ पर उस समय सब जज कौन थे या मुंसिफ थे याद नहीं है, उन्होंने यही ऑर्डर पास किया कि फर्स्टली फाइल रिटन स्टेटमेंट, देन योर पिटीशन शैल बी इंटरटेन। दिस ऑर्डर वाज परफेक्टली unjustified and without jurisdiction. So the court has committed jurisdictional error in passing a direction that firstly file a written statement. It is not the requirement of law. तो जब ऐसा आदेश हो गया तो उस आदेश को मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस नगेंद्र राय उस समय थे, उन्हीं के बेंच में आया था। उन्होंने फिर उसको सेट असाइड कर दिया और डायरेक्शन दिया कि आप इसको सुनिए। फिर सुनने के बाद प्लेंट उनका रिजेक्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट भी आया, हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गया। तो देखिए इसके पीछे क्यों बनाया गया है ये समझिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है रिजेक्शन का। बहुत सा लिटिगेशन होता है जिसको बोलते हैं फ्राइवोलस लिटिगेशन, मैलिसस लिटिगेशन, ये सब वर्ड लिख लीजिए, मिलेगा आपको। फ्राइवोलस, मैलिसस, वेक्सेसस, सैम पार्टी, इस तरह का लिटिगेशन होता है। कल ही पटना के सब जज को हैं, प्रहलाद हैं, पटना में आपके बैच के हैं, प्रहलाद कुमार क्या है पटना में सब जज। पटना से कौन है अभी? हाँ, पटना सदर में है। पटना सदर में आप में से कौन है अभी? कोई अफसर है पटना सदर से? नहीं। इसी तरह का एक प्रॉब्लम था, अब बहुत ऐसा आपको मिलेगा, इसलिए हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। और जो कोर्ट में हैपन हो रहा है, जो घट रही है घटना है कोर्ट में, उसी के आधार पर बता रहे हैं। और इसी में जो जटिल प्रावधान है कानून का, वो सब छिपा हुआ है उसका जवाब। अगर स्टेट में खाली प्रोविजन ऑफ लॉ या जजमेंट आपको बताएं तो आपको समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। उसमें प्रॉब्लम क्या था कि हस्बैंड वाइफ दोनों अमेरिका में रहता है, मोहम्मदन फैमिली है। अमेरिका से दोनों ने पावर ऑफ अटॉर्नी भेज दिया यहाँ पर किसी को पटना में। अब पटना में एग्जीबिशन रोड में बहुत कॉस्टली मकान है, वो वाइफ के फादर और मदर का प्रॉपर्टी था। वाइफ के नाम से रजिस्टर्ड विल है, मदर ने किया है, और वाइफ का जो फादर है उसने ओरल गिफ्ट कर दिया। और वाइफ ने हस्बैंड पर सूट लाया कि हमको थ्रेट कर रहे हैं, हमारे पोजेशन को कुछ इस तरह के इल्यूजरी कॉज ऑफ एक्शन बना दिया, और हस्बैंड के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया।
वो लोग अमेरिका में है, वहाँ से पावर अटॉर्नी पर दूसरा आदमी फाइल किया और हस्बैंड ने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इनको डिक्री दे दिया जाए। अपेरेंटली इट इज ए कॉलूसिव सूट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुआ कि जैसे ही फाइल हुआ तो हस्बैंड ने प्रेयर किया कि लोक अदालत में भेज दिया जाए। ये सब भी आपको बता देते हैं, लोक अदालत में बहुत भेजने का, सब वाया मीडिया बहुत निकल गया। कुछ लोग तो अनजाने में ही काम कर रहे हैं, अब कुछ लोग जानबूझ के क्लाइंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नहीं जानकारी के अभाव में भी होता है। लोक अदालत को एजुडिकेटरी पावर नहीं है, और जब कॉम्प्रोमाइज़ होगा 89 के स्टेज में, CPC 89 तो आप लोग देखें, उस स्टेज में सारा पावर आपको दिया हुआ है। रिटन स्टेटमेंट फाइल होने के बाद, इशू फ्रेम होने के बाद 89 में भेजा जाता है, तो उसमें आर्बिट्रेशन भी है, कैंसिलिएशन भी है, मीडिएशन भी है और लोक अदालत का भी प्रावधान। तो लोक अदालत को सिर्फ कॉम्प्रोमाइज रिकॉर्ड करने का ही अधिकार है, उसको और कुछ करने का नहीं है। वहाँ पर डायरेक्ट लोक अदालत में केस फाइल नहीं होता। बहुत सा केसेज हम लोग के पास आता है हाई कोर्ट में, लोग डायरेक्ट फाइल करके वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ तक कि प्रोवेट का लोग करवा लिया है, सब हम सेटिस्फाइड करा दिया हाई कोर्ट से, और लगातार कई जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 11, 12, 13, 14 का लगातार कई जजमेंट है। उसके बाद जस्टिस साहू ने 2-3 जजमेंट किया उसी को फॉलो करके। तो ऐसा भी आएगा कि आपके यहाँ भी फाइल हो गया, कोई कॉलूसिव सूट है, तुरंत पिटीशन आ जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ अभी आप कॉम्प्रोमाइज़ जब करेंगे तो ऑर्डर 23 में आपका बहुत सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गया पहले से। आपको हर पार्टी का एफिडेविट लेना है, हर पार्टी का स्टेटमेंट और ओथ लेना है, खास करके अगर लेडी है, वीडो है, इलिटरेट पर्सन है, कोई माइनर है, तो माइनर के लिए उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बहुत सा प्रॉस एंड कॉन्स है कॉम्प्रोमाइज़ को रिकॉर्ड करने के पहले जो आपको देखना पड़ेगा, और तब आप सेटिस्फाइड होकर के उसको रिकॉर्ड करेंगे। और वो भी जो टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ है वो लॉफुल होना चाहिए, तभी वो रिकॉर्ड हो सकता है। अब वहाँ पर तो कुछ नहीं है, वहाँ पर गए कॉम्प्रोमाइज़ फाइल कर दिया, कुछ भी है, कॉम्प्रोमाइज़ अकॉर्डिंग टू लॉ है नहीं है, फ्रॉडलेंट है, सैम है, कॉलूसिव है, कुछ नहीं, वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है। और जब रिकॉर्ड हो जाएगा अवार्ड, तब वो अवार्ड फिर चैलेंज नहीं होता है सिविल कोर्ट में, उसका ना अपील होता है, ना रिवीजन होता है, ना सूट उसके अगेंस्ट फाइल होता है। देयर इज ओनली वन रिट जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, और रिट जुडिक्शन लिमिटेड इशू पर होता है। तो बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो इसलिए इनिशियल स्टेज में 2-3 इंपॉर्टेंट बात आप जान लीजिए। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के साथ साथ ये भी आएगा आपके यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ वाला, तुरंत आप लोक अदालत में भेजना है, सारा चीज़ आप वेरीफाई कर लीजिए। तो जब कॉम्प्रोमाइज़ रिकॉर्ड होने के लायक है तो लोक अदालत में क्यों भेजेंगे, आप हम ही रिकॉर्ड कर लेंगे, उसका कोई पर्पस नहीं। अभी लोक अदालत जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है उसका सेक्शन 22 में अमेंडमेंट होने के बाद प्रावधान हो गया, सर्टेन यूटिलिटी सर्विसेज है 5 तरह का, वो बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का है, ये सब सर्विसेज के लिए एजुडिकेटरी जुडिक्शन जो परमानेंट लोक अदालत है उसको दिया गया है। तो उतना भी आपको जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर सिर्फ एज ए कॉशन हम आपको बता रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको प्रॉब्लम करेगा। ये सब अगर नहीं देखिएगा तो चला लोक अदालत में नहीं पहले भेजना, सारा आपको देख लेना। लेकिन प्लेंट के रिजेक्शन के स्टेज में आपको ये नहीं देखना है कि क्या ये स्टेज है, बल्कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एग्जामिन द प्लेंट एट द वेरी इनिशियल स्टेज and to find out whether this plaint is liable to be rejected in terms of Order 7, Rule 11 or not. But it is not possible and feasible by every presiding officer, either you are a munsif or additional munsif or subject, because according to workload and the limited resources which you are having, it is not possible for every presiding officer to go through each and every plaint. इसीलिए आपके यहाँ देखिए सिजदार होता है, सिजदार रिपोर्ट करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिजदार भी आपके यहाँ नया नया सब है, पुराने लोग रिटायर कर गए हैं, वो लोग को भी इतनी जानकारी नहीं है। वो सिर्फ ज़्यादा लिख देता है कि किस बात का सूट है, रिलीफ क्या है और कोर्ट फीस कितना दिया है, इसके बियॉन्ड वो जाता नहीं है। एक बार जरूर उसको देखना चाहिए। तो प्लेंट रिजेक्शन के लिए कहता है, पहला प्रिंसिपल आपने नोट किया कि कोई भी स्टेज में रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा प्रिंसिपल नोट किया कि अगर डुप्लीकेट कॉपी के लिए है तो डुप्लीकेट कॉपी के लिए आप उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए, फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट हैंड में, इमीडिएटली जैसे आपके नोटिस में आया उसको रिजेक्ट नहीं कीजिए। दैट कैन बी डन, दैट इज विद इन द पावर एंड जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। उसके लिए आपको
इनहेरेंट पावर है। अगर फिक्स टाइम के बाद एक एडजॉर्नमेंट दे दिया, उस एडजॉर्नमेंट के बाद नहीं किया, देन यू कैन रिजेक्ट इट ऑन दैट ग्राउंड। उसी तरह से है डेफिसिट कोर्ट फीस। कोर्ट फीस के बारे में जान लीजिए, कोर्ट फीस के चलते कोई सूट डिसमिस नहीं हो सकता, अनअप्लेंट रिजेक्ट हो सकता है। कोर्ट फी इज ए मैटर बिटवीन द क्लाइंट एंड द स्टेट। तो उसका अलग दूसरा एस्पेक्ट है जो अभी आप लोग को जानने की आवश्यकता नहीं इस स्टेज में। और इवन हायर स्टेज में जो फिजिकल मैटर है, जो स्टेट के इंटरेस्ट का है कोर्ट फी मैटर, उसमें बहुत सारे लीगल प्रोविजन है जो क्लास में हम बताते नहीं हैं, इसलिए कि उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोग को, वो बता देंगे। उसके हिसाब से कोई आदमी नहीं देगा कोर्ट फीस। वो जब थोड़ा हायर जुडिशरी में जाइएगा उस लेवल में और वो सिचुएशन आएगा तो आपको होता है। अभी आपको इतना ही जानना है कि बगैर कोर्ट फीस दिए हुए प्लेंट एडमिट नहीं होता। और अगर कोर्ट फीस डेफिशिएंट है, कम है, तो उनको मौका दीजिए, डायरेक्शन दीजिए। अगर उस डायरेक्शन के बाद वो नहीं देते हैं तब आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेट में कोर्ट फी के लिए भी रिजेक्शन का प्रावधान नहीं। तो ये भी समझ गए। कोर्ट फी के लिए हो गया, डुप्लीकेट कॉपी के लिए हो गया, कॉज ऑफ एक्शन के लिए हो गया। उसके बाद है बार्ड बाय लॉ। किसी भी लॉ से अगर बार्ड है सूट तो प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है। संजोग से हिलसाही का केस है, अभी आप मुंसिफ हैं तो हो सकता है आपके यहाँ होगा, केस जाएगा। बहुत पुराना केस है, हाईकोर्ट से चला गया है रिटर्न होके। एक पार्टनरशिप है फर्म, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड है और उसने दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में केस फाइल किया कंसर्निंग पार्टनरशिप। तो अनरजिस्टर्ड फर्म सूट मेंटेन नहीं कर सकता है, उसके लिए सीपीसी में प्रोविजन है और पार्टनरशिप जो है सेक्शन 65-66 प्रोविजन बना हुआ है। उसका रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के बाद हमने सजेस्ट किया कि तुम पिटीशन फाइल करो ऑर्डर 7 रूल 11 में। ऑर्डर 7 रूल 11 का पिटीशन मुंसिफ साहब ने रिजेक्ट कर दिया। वो मैटर हाईकोर्ट आया। हाईकोर्ट में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस भी नाथ का ऑर्डर था, उन्होंने ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और कहा कि हालांकि उनको ही रिजेक्ट कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इन टर्म्स ऑफ सेक्शन सो एंड सो पास ए फ्रेश ऑर्डर। तो फ्रेश ऑर्डर होना ही है। वो मैटर लॉकडाउन की वजह से ये सब 2-3 साल से पेंडिंग है शायद, या हमको मालूम नहीं, 4-5 साल का डेवलपमेंट हो सकता। तो चूंकि बार्ड बाई लॉ है, तो लॉ बार्ड बाई लॉ कोई भी लॉ से बार्ड हो सकता है किसी भी तरह का। जैसे एक केस आया, वो पटना हाई कोर्ट का ही रिपोर्टेड केस है। वक्फ प्रॉपर्टी के लिए बीबीसी एक्ट में सूट लाया था। कोई वक्फ की प्रॉपर्टी थी, उसमें टेनेंट था, टेनेंट के अगेंस्ट में एविक्शन सूट आया। तो बीबीसी एक्ट में एक सेक्शन है, उसके हिसाब से वक्फ प्रॉपर्टी के लिए एविक्शन सूट नहीं चलेगा, उसके लिए वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्राइब्यूनल वो सब देखता है। बारिंग क्लाउज लगा हुआ। तो जो बारिंग क्लाउज है, जहाँ पर जुडिक्शन ही नहीं है, तो बार्ड बाई लॉ हो गया, तो सूट मेंटेनेबल नहीं हुआ। तो सूट मेंटेनेबल, इसका मतलब हुआ प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज ए कॉज ऑफ एक्शन। तो दोनों साथ साथ हो गया, बार्ड बाई लॉ भी हो गया, उसके वजह से प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं रहा, जो कि लॉ उसको परमिट ही नहीं करता। क्योंकि बंडल ऑफ फैक्ट्स इफ अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, तो लॉ तो उसको अप्लाई करने में रोका लगा रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है। तो इसलिए उसको ये भी कह सकते हैं प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज ए कॉज ऑफ एक्शन। इतना समझ गए। अब उसके अलावा कौन सा प्रोविजन बनता है? हाँ, बार्ड बाई लॉ में बार्ड बाई लिमिटेशन हुआ, अलग से थोड़े है वो। हाँ, ये बात है, बहुत अच्छी बात है। लिमिटेशन के बारे में दोनों कहा गया है। लिमिटेशन एंड रेस जुडिकेटा आर मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। लेकिन कभी कभी लिमिटेशन मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ नहीं रहता है, प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया है कि क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इट इज कवर्ड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11।
समझ गए? इसलिए लिमिटेशन इज ऑल्सो, क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ. इफ नो फैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी असर्टेन और एडजुडिकेटेड, इतना ही ध्यान रखना है. अगर लिमिटेशन अप्लाई करने के लिए कोई हमको फैक्ट्स देखना पड़ेगा तो नहीं. तो तीसरा प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या है रिजेक्शन के लिए? The court is not required to look into any extraneous material for rejection of plaint. Court is not required to look into any extraneous material. यानी कि आप न डिफेंडेंट का पिटीशन देख सकते हैं, ना आप रिटन स्टेटमेंट देख सकते हैं, न डिफेंस में कोई डॉक्यूमेंट फाइल हुआ वो देख सकते हैं. कुछ देखने का अधिकार नहीं है. तो क्या देखना है? तो only the facts which are pleaded in the plaint. So German facts are those facts which are pleaded in the plaint are only required to be looked into. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है meaningful reading of the plaint, if on not casual reading, if on meaningful reading of the plaint it appears that plaint does not disclose a cause of action, then the plaint is liable to be rejected. What does this meaningful means? तो pleadings are drafted very loosely in India. सुप्रीम कोर्ट प्रिवी काउंसिल ने कॉग्निजेंस लिया है. बहुत अच्छा प्लीडिंग ड्राफ्ट करने का इंडियन लॉयर्स को एक्सपर्टाइज नहीं है. कई कारणों से अच्छा प्लीडिंग नहीं होता है. ट्रेडिशनली लोग देखते चले आ रहे हैं, वैसा ही ड्राफ्ट कर देते हैं. सीनियर ने टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, तो पूरा पेपर एग्जामिन नहीं किया, ड्राफ्ट कर दिया. क्लाइंट आउट ऑफ इग्नोरेंस सारा इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया, सारा पेपर नहीं दिया. बहुत तरह का कारण है जिसके वजह से प्लीडिंग्स जैसे तैसे हैफ हजार्ड में ड्राफ्ट होता है. 10% प्लीडिंग ही अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स रहता है, 90% प्लीडिंग उसी तरह से होता है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया कि प्लीडिंग्स आर लूजली ड्राफ्टेड इन इंडिया. तो इसलिए उसको मीनिंगफुल रीडिंग है. दूसरा है क्या कि क्लेवरली ड्राफ्टेड होता है. जहाँ पर लिमिटेशन लगा हुआ है, जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, वहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट करने के लिए लोग प्लीडिंग को ट्विस्ट कर देते हैं, नया कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट कर देते हैं. तो ये समझने में थोड़ा एक्सपर्टाइज की आवश्यकता है, थोड़ा अनुभव बढ़ेगा तब आप उसको समझ सकते हैं. और वो अनुभव के लिए सबसे पहले तो लॉ जानना है, और दूसरा प्लेंट का एक एक पारा को पढ़ करके उससे ये समझना होगा कि प्लेंटिफ का इंटेंशन क्या है. जो सब अभी हम केस लॉ कुछ लिखा देंगे आप लोग को, पढ़िएगा तो और क्लियर हो जाएगा. लेकिन जो केस लॉ में कहा गया है उसी केस लॉ को हम साधारण शब्दों में आपके सामने रख रहे हैं और एक उसका सिंपल फैक्ट्स का नरेशन आपको बता रहे हैं. एक आदमी ने कर्ज लिया 1953 में डिफेंडेंट के फादर से. कैसा आज भी होता है, प्रैक्टिस में है. तो कर्ज लिया तो कोई लोन का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रोनोट होना चाहिए या सिंपल मॉर्गेज बॉन्ड होना चाहिए. वो नहीं लिखा करके जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसका सेल डीड लिखवा लिया. रजिस्टर्ड सेल डीड 1953 में लिखवा लिया. उसके बाद वो पेमेंट नहीं किया उसका कर्जा. वो जो व्यक्ति था उस सेल डीड के आधार पर अपना म्यूटेशन भी करा लिया, म्यूटेशन का अप्लाई किया. तो म्यूटेशन के प्रोसीडिंग में जो कर्ज लेने वाला व्यक्ति था वो झगड़ा किया कि नहीं, हमने इनको बेचा नहीं था, इनके पिता से हमने कर्ज लिया था और सिक्योरिटी के रूप में इन्होंने कहा था कि आप सेल डीड लिख दीजिए, जब रुपया आप दे दीजिएगा तो हम आपको वापस सेल डीड कर देंगे. तो ये सेल टीपी एक्ट में वैलिड है, सेल विथ ए कंडीशन ऑफ रीपरचेज, आप लोग सभी जानते हैं. लेकिन वो उसी डॉक्यूमेंट से होना चाहिए, बाई सेम डॉक्यूमेंट. लेकिन इसने कहानी बनाया कि सब्सिक्वेंटली सेल डीड लिखने के समय हमको तय हुआ था, लेकिन ओरली तय हुआ था. तो अगर उस डॉक्यूमेंट में साथ साथ लिखा रहता तो प्रॉब्लम नहीं था. तो कंटेम्पोरेनियस डॉक्यूमेंट बोलते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन भी कंटेम्पोरेनियस ही था कि उसी समय ही तय हो गया था. अब ये 10 साल 15 साल म्यूटेशन का लड़ाई चला,
सीओ से डीसीएलआर से कलेक्टर तक चलते रहा। वो हार गया म्यूटेशन कोर्ट में। तब प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया। तो जब सूट फाइल किया तब 20 साल के बाद सूट फाइल किया, 53 के बजाय 73 में फाइल किया सूट, इसी बात के लिए कि डिक्लेयर कर दिया जाए दिस इज नॉट ए सेल डीड एंड इट वाज ए मियरली ए बॉन्ड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ग्रांट ऑफ लोन। ऐसा उसको रिलीफ मांगना चाहिए था, लेकिन वो उसके वकील साहब समझदार थे, उन्होंने वेरी क्लेवरली प्लेंट को ड्राफ्ट कर दिया। उसका जिक्र किया कि ऐसा ऐसा हुआ था, साइमल्टेनियसली एग्रीमेंट हो गया था कि हम रुपया दे देंगे तो आप सेल डीड करेंगे। इन्होंने नहीं किया, म्यूटेशन करा लिया गलत से, और इनको म्यूटेशन नहीं कराना चाहिए। उसमें हम लड़ते रहे और लास्ट में जो 20 साल के बाद उसका लास्ट ऑर्डर हुआ उससे कॉज ऑफ एक्शन लिख दिया कि इस तारीख को कॉज ऑफ एक्शन हुआ। अगर ऐसा केस आवेगा तो उसमें उन्होंने चालाकी से क्या किया, वकील साहब ने ये रिलीफ नहीं मांगा कि डिक्लेयर कर दिया जाए कि दिस सेल डीड डेटेड सो एंड सो ऑफ 1953 इज ए सेल डीड एंड टाइटल हैज पास टू द प्लेंटिफ। ऐसा उन्होंने कोई रिलीफ नहीं मांगा। वो सीधे कहा कि म्यूटेशन ऑर्डर इज बैड इन लॉ एंड इट इज नॉट बाइंडिंग इन मी, इट मे बी क्वेस्ट और सेट असाइड। म्यूटेशन ऑर्डर से कॉज ऑफ एक्शन लिया और इंजंक्शन वगैरह का प्रयास किया कि इंजंक्शन कर देंगे तो हमारा जमीन पर कब्जा हो जाएगा। अगर ऐसा केस आपके पास आए तो आप बताइए, आप में से कोई बता सकते हैं? हाथ उठाइएगा पहले, बता सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, ये प्लेंट मेंटेनेबल है कि नहीं है? जितना केस लॉ बताएंगे उसमें इसी तरह का मिलेगा, इसलिए कुछ कुछ फैक्ट सभी केस लॉ का ही फैक्ट हम बता रहे हैं। अगर ऐसा आपके पास केस है तो प्राइमा फेसी अभी तक जितना हम लोग डिस्कशन किए हैं उसके हिसाब से आप लोग में से कोई एक ऑफिसर पहले हाथ उठाइए जो समझ गए हैं इसमें क्या आप कर सकते हैं। इसमें कॉज ऑफ एक्शन प्लेंट डिस्क्लोज करता है कि नहीं, प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है कि नहीं, इसके बारे में क्या ओपिनियन आप फॉर्म करते हैं, बताइए। प्रॉपर वो तो हो गया, लास्ट हो गया, सबसे लास्ट खत्म हो गया, 20 साल चला, फोरम का सवाल नहीं है। म्यूटेशन में उसके अगेंस्ट हो गया प्लेंटिफ के, 10-20 साल चला, ओरिजिनल कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट में, रिविजनल कोर्ट में फाइनल हो गया, तो उसके बाद तो सिविल कोर्ट आ ही सकता है। सिविल कोर्ट को तो जुडिक्शन है, आप लोग ये सभी जानते हैं ना, सिविल कोर्ट हैज गॉट एक्सपेंसिव एंड प्लेनरी जुडिक्शन। आपको एज ए सिविल कोर्ट जितना पावर है वो पावर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। ये बहुत बार हमने कहा, जुडिशियल अफसर लोग को समझ में नहीं आता है, अभी नहीं समझ में आएगा, जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति नहीं मालूम होती। किस कंटेक्स्ट में कहा गया है? वो हायरार्की में हायर कोर्ट्स है, आप सबऑर्डिनेट कोर्ट है, हायरार्की में है। आपके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील रिवीजन जा सकता है, फर्स्ट अपील सेकंड अपील जा सकता है, उसमें वो फाइंडिंग दे सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल पावर जो आपके पास है उन लोगों के पास नहीं है पावर। और किसी भी तरह का सूट ऑफ एनी सूट ऑफ सिविल नेचर, किसी भी प्रकार का सूट जो है सिविल नेचर का, आप क्या हो सकता है? सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुडिक्शन। मुंसिफ का पिक्यूनरी जुडिक्शन लिमिटेड है, अभी आप लोग जानते हैं ना कितना जुडिक्शन है आप लोग का, 1.5 लाख है, और 1.5 लाख के बियॉन्ड तो सब जज का अनलिमिटेड है, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी सब जज के यहाँ हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल ही नहीं होता है सूट, हाई कोर्ट में फाइल ही नहीं होता है सूट, तो सबसे बड़ा तो जुडिक्शन आप ही के पास है। और हर तरह का सिविल नेचर होना चाहिए। क्रिमिनल नेचर कब होगा? जब ऑफेंस हो जाएगा और पनिशेबल हो जाएगा, तब क्रिमिनल नेचर का डिस्प्यूट होगा, तो दैट इज नॉट कॉग्निजेबल बाई सीपीसी, तब वो अब सीआरपीसी का मामला हो। ये जो हम उदाहरण बताए, ये केस लॉ है, रिपोर्टेड है, एक रिपोर्टेड केस लॉ अभी लिखाएंगे, उसी का फैक्ट्स हम शॉर्ट में बता दिए। इसमें आप क्या कीजिएगा, आप लोग समझ सके कि नहीं, इसको टेक्निकलिटी को नहीं समझे। इसमें जानबूझ करके रिलीफ अगर दिया जाता कि 1953 के सेल डीड को सेट असाइड किया जाए, या डिक्लेयर कर दिया जाए कि सेल डीड हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है, या ये कहा जाता कि सेल डीड वाज मियरली ए डिवाइस to take loan from the defendant's father, it was just like a security bond, it was not a sale deed, ऐसा सूट हो सकता है।
और सही भी हो सकता है। अब कहावत है, लॉ में भी है, अपरेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स इज द रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स, बट ऑल अपरेंट अफेयर्स मे नॉट बी गुड एंड करेक्ट। सही नहीं भी हो सकता है ना। जिसे कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं है। तो उसी तरह से मान लीजिए कि आप अगर किसी मकान में हैं, आप पोजेशन में हैं, तो ठीक है, पोजेशन में है तो इसका माने ये हो सकता है कि आप इसके मालिक भी हैं, आप यू आर ए टाइटल होल्डर, बट इट इज नॉट ट्रू। यू मे नॉट बी ए टाइटल होल्डर ऑल्सो, यू मे बी लाइसेंसी, यू मे बी ए लेसी, यू मे बी ए मॉर्गेजी, यू मे बी इन परमिसिव पोजेशन। तो कहाँ पर होता है, सब अलग अलग कंटेक्स्ट में समझाया जाता है। यहाँ पर जानबूझ करके रिलीफ 53 के बारे में रिलीफ नहीं लिया गया, चूंकि 77 में या 75 में मुकदमा आया तो लिमिटेशन होता नहीं। लिमिटेशन कौन सा आर्टिकल अप्लाई करेगा, तो ये जान लीजिए किसी भी सूट के लिए लिमिटेशन का प्रावधान जो है वो सब आर्टिकल 1 से लेके 112 तक। लिमिटेशन एक्ट का जो आर्टिकल है उसका अरेंजमेंट है वो सूट का एक अलग है, उसके बाद अपील रिवीजन का है, फिर पिटीशंस वगैरह का है। तो सूट के लिए 112 आर्टिकल है टोटल, उसके अलावे कोई आर्टिकल नहीं है। अब वो 112 के बियॉन्ड किसी तरह का अगर सूट होता है तो वो आएगा आर्टिकल 113 113, जिसको बोलते हैं रेजुडियरी आर्टिकल, माने बचा खुचा। उसमें लिखा हुआ है कि जब राइट टू सू एक्रू करेगा उससे 3 साल। कहने का तात्पर्य हुआ जहां किसी भी सूट का प्रेस्क्राइब आर्टिकल में लिमिटेशन नहीं है उसके लिए 3 साल रेजुडियर आर्टिकल अप्लाई करेगा 113। उसी तरह से आपका एक्सक्यूशन का भी क्लास है, इसलिए इसे यहीं पर बता देते हैं। एक्सक्यूशन के लिए लिमिटेशन का आर्टिकल है 136। एक्सक्यूशन इज ए पिटीशन, तो उसके लिए आर्टिकल 136 है, वो 12 ईयर्स का आता है। किस दिन, जिस दिन से राइट टू सू एक्रू किया, यानी कि जिस दिन डिक्री हैज बिकम इनफोर्सेबल एंड एक्सिक्यूटेबल। वहां 2 वर्ड है, वो टेक्निकल है, बताएंगे इसके बाद। और 136 के बाद एक आर्टिकल और बना दिया, आर्टिकल 137 लास्ट आर्टिकल है, उसको भी रेजुडियरी आर्टिकल बोलते हैं। तो अगर किसी पिटीशन के लिए कहीं पर लिमिटेशन प्रेस्क्राइब नहीं है तो आर्टिकल 137 अप्लाई करेगा। समझ गए, रेजुडियरी आर्टिकल। तब यहाँ पर अगर वो रिलीफ डायरेक्ट मांगता 53 का, तो किसी डीड के डिक्लेरेशन के लिए आर्टिकल 54, 55, 56 3 आर्टिकल है, 3 साल सब में है। तो 3 साल के अंदर इसका बार्ड बाई लिमिटेशन हो जाता, इसलिए वो रिलीफ मांगा ही नहीं। तो जो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है, अगर वो डॉक्यूमेंट सेल है तो उसका म्यूटेशन वैलिड है, अगर वो डॉक्यूमेंट बॉन्ड हो जाता है तो म्यूटेशन इनवैलिड है, क्योंकि बॉन्ड के आधार पर टाइटल तो पास कर रहे हैं, इट वाज मियरली ए फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, तो वो म्यूटेशन ऑर्डर चैलेंज हो सकता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेंटिफ का इंटेंशन था कि हम कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट करें, और उसने म्यूटेशन को हाईलाइट किया कि उस दिन से हमको कॉज ऑफ एक्शन हुआ, लेकिन एक्चुअल कॉज ऑफ एक्शन उसको 53 में ही हो गया था। और जब डिस्प्यूट हुआ वो म्यूटेशन में गया तो 53 से 3 साल के अंदर उसको लाना चाहिए था। इसको नीचे के कोर्ट ने नहीं पकड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज इल्यूजरी कॉज ऑफ एक्शन, और एक वर्ड और यूज किया है, कैमोफ्लेज ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, छद्म कॉज ऑफ एक्शन। कोई भेष बदल नहीं लेता है 12 रुपया का उस तरह का छद्म। तो ये बाई इंटेलिजेंट ड्राफ्टिंग ऐसा कोशिश किया जाएगा। तो कभी कभी मीनिंगफुल रीडिंग का मतलब है कि इंटेंशन क्या है, ये आपको कोर्ट फीस में भी काम देगा। रिलीफ मांगा गया है कुछ, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन एंड कम्प्लीकेशंस क्या ही समझिएगा। तो कोर्ट भी बड़ा टिपिकल है, उस पर आप एक जजमेंट नोट कर लीजिए, अभी टॉपिक नहीं, फिर भी AIR 1944 पटना, पेज 14 या 17 दो में से एक होगा, फुल बेंच जजमेंट है।
ये कोर्ट फीस के लिए भी प्लेंट को पढ़ करके इंटेंशन ऑफ द डिफेंड प्लेंटिफ हैज टू बी गैदर्ड, प्लेंटिफ का क्या इंटेंशन है इसको गैदर करने के लिए पूरा कंटेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है रिलीफ जो मांग रहा है वो इम्प्लिसिट हो, अलग से रिलीफ नहीं मांगा हो, या तो बार्ड बाई लिमिटेशन हो गया हो, या वो रिलीफ और किसी कारण से उसको मिलने के लायक नहीं हो तो उसको छिपा लिया हो, लेकिन कोर्ट फीस बचाने के लिए भी छिपा लिया हो। जैसे कोई डीड को सेट असाइड कराना चाहता है तो अमूमन क्या करता है, लिख देता है कि डिक्लेयर कर दिया जाए कि डीड जो है वैलिड जेन्युइन नहीं है, इलीगल है, नॉट बाइंडिंग ऑन मी, हो गया। और एक इंजंक्शन का प्रेयर कर लिया, उधर डिक्लेरेटरी रिलीफ दे दिया और इंजंक्शन का 100 रुपये 1000 रुपये वैल्यू देकर 100 रुपया कोर्ट फीस दे दिया, और दोनों इंडिपेंडेंटली बना दिया। तो अपरेंटली तो लगता है कि सही है, लेकिन नहीं। अगर इंटेंशन है टू गेट दी सेल डीड रजिस्टर्ड सेल डीड एक्सिक्यूटेड बाय द प्लेंटिफ सेट असाइड एंड नलिफाई एंड टू रिकवर पोजीशन ऑन दैट बेसिस, तो उस पर डिक्लेरेटरी फॉर्म में भी सूट है तो एड वॉलम कोर्ट फीस लग जाएगा। तो उसके लिए फिर सेक्शन 7 देखना पड़ेगा। सेक्शन 7 का 1, 2, 3, 4, 5, 11 क्लॉज है, सब उसमें किस क्लॉज में आएगा। लेकिन प्रिंसिपल यही है कि जो प्लेंट का कंटेंट्स है उसको माइन्यूटली आप एग्जामिन करेंगे और उससे पता करेंगे कि एक्चुअली इसका इंटेंशन क्या है, उसका एम क्या है प्लेंटिफ का, जो रिलीफ इस तरह से मोल्ड करके मांगा है। अगर अदरवाइज रिलीफ इम्प्लिसिट है उसमें, या उसका इम्प्लीकेशंस हो जाता है कि इसका मतलब ही हो गया, अगर आप इधर डिक्लेयर कर देते हैं उसको इंजंक्शन कर देते हैं, इसका मतलब अगर वो पोजीशन में नहीं भी था, बिना रिकवरी ऑफ पोजीशन मांगता या कन्फर्मेशन ऑफ पोजीशन, तो एड वॉलम कोर्ट फीस देना पड़ता। तो इंजंक्शन हो गया, परमानेंट इंजंक्शन, डिफेंडेंट को रेस्टेड कर दिया, उसका डीड का नलिफाई कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो पोजीशन में भी चला आएगा बिना कोर्ट फीस दिए हुए डिक्लेरेटरी कोर्ट फीस पर। तो ये सब प्लेंट के केयरफुल रीडिंग से ही, मीनिंगफुल रीडिंग से ही संभव है प्लेंट का। अब देखिए कौन क्लाउज बचा, ऑर्डर 7 रूल 11 का। अच्छा, वो समन्स वाला है ना, वो भी, उसमें भी आप स्ट्रिक्ट उतना नहीं रहिएगा। समन्स वाला में देखिए वो भी बता देते हैं। ये 2-3 है जो तो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में है। पहला तो बता ही चुके हैं। बी में जो है, वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड एंड द प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू शो करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन ए टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट फेल्स टू डू सो। तो वैल्यूएशन के लिए है तो करेक्शन के लिए टाइम दीजिएगा, तो इसी लॉ ही कहता है। उसके बाद अगर नहीं आएगा तब रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है, वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपरली वैल्यूड बट द प्लेंट इज रिटन अपॉन पेपर इनसफिशिएंटली स्टैम्प। वैल्यू सही है, स्टैम्प प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, और उसके लिए भी अगर आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर टाइम दिया नहीं आया तब आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। डी में है बार्ड बाई लॉ। बार्ड बाई लॉ का मतलब बता दिया कि इसमें लिमिटेशन भी है तो भी आएगा। ई में है डुप्लीकेट कॉपी है, और एफ में है रूल 9 का, तो वो समन्स वगैरह के लिए प्रोविज़न बना हुआ है। रिक्विजिट्स ऑफ समन्स अगर नहीं देते हैं विद इन टाइम, उसमें भी डायरेक्शन देना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, और नहीं देगा तो वो सब बहुत आसान है। डिफिकल्ट है ए और डी। ए में जहां प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज ए कॉज ऑफ एक्शन, वहां पर समझने में थोड़ा अनुभव की आवश्यकता है और थोड़ा स्टडी की आवश्यकता है, और जो केस लॉ अभी हम लिखाएंगे वो सब केस लॉ समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर आप बताइए, आप लोग को कोई इसमें